देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब चार्ज जो है वो किसके ऊपर है, तो चार्ज किसी रिंग के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिंग है, दिस इज़ ए रिंग। चार्ज जो है इसी रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर चार्ज है। सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो इस पूरे पर नेगेटिव 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 पूरे पर नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस पर। ठीक है, चार्ज जो है किसके ऊपर है, तो चार्ज किसी रिंग के ऊपर है। तो इस पूरे रिंग के ऊपर सपोज़ करिए क्यू चार्ज है, इसका रेडियस सपोज़ करिए कि कैपिटल आर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब एक रिंग है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये केस है कि एक रिंग हो गया, रिंग के ऊपर चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, तो इसके एक्सिस पर निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं सहूलियत के लिए कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सिस समझ लेते हैं। तो इसका एक्सिस कौन होगा, तो एक्सिस इसका होगा जो सेंटर से पास करेगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब द एक्सिस विल बी लाइक दिस, ऐसे एक्सिस होगा। एक्सिस कहाँ से होगा, सेंटर से होगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज़ द एक्सिस। ये एक्सिस हो गया जो उसके प्लेन से होगा, उसके सेंटर से होगा और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और मान लीजिए कि हमको इसी पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझने का प्रयास करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस प्रकार से डायरेक्शन होगा। इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार का होगा। तो सपोज़ करिए कि ये हो गया आपका रिंग और ये हो गया इसका एक्सिस, ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, और इस एक्सिस पर हम लोगों को सपोज़ करिए कि यहाँ पर किसी पॉइंट पर, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस रिंग को हम बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के मिलने से बना हुआ मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, 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 मैंने एक एक पॉइंट करके मान लीजिए। और दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लीजिए। जैसे एक पॉइंट अगर यहाँ लेते हैं तो एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट अगर यहाँ लेते हैं तो इसका पेयर इसके साथ बना लेंगे, एक पॉइंट अगर यहाँ लेंगे तो इसका पेयर इसके साथ बना लेंगे, एक पॉइंट अगर यहाँ लेंगे तो इसका पेयर इसके साथ बना लेंगे। ठीक है, अब इसका एक्सिस अपने मन में सोचिए, इसका एक्सिस अपने मन में सोचिए। तो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे एक्सिस है, ऐसे यहाँ से एक लाइन ऐसे वर्टिकली सोचिए, ऐसे एक्सिस है। और इस एक्सिस पर कहीं पर सपोज़ करिए यहाँ पर कहीं पर सपोज़ करिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सिस ये हो गया। ठीक है, इस पर थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान सोचिए थोड़ा सा कि इसके एक्सिस पर कहीं पर एक पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको अच्छे से नहीं आ रहा है बट कुछ विजुअलाइज़ करिए कि इसके एक्सिस पर यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। ठीक है, एक्सिस पर। तो एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ वाला जो माइनस चार्ज है वो इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक अट्रैक्शन इधर होगा और एक अट्रैक्शन इधर होगा। तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बीच से, मतलब अलोंग द एक्सिस पास करेगा। उसी प्रकार यहाँ जो चार्ज है वो उसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ जो चार्ज है वो इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो फिर रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बीच से पास करेगा, मतलब अलोंग द एक्सिस पास करेगा। तो हम अगर कोई भी दो पेयर लें डायमेट्रिकली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये दोनों पेयर, ये जो दोनों पेयर होगा वो एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और वहाँ पे +1 कूलम रखा जाएगा, तो +1 कूलम को ये ऐसे खींचा और ये ऐसे खींचा तो रिजल्टेंट अलोंग द एक्सिस पास कर गया। यहाँ पे और यहाँ पे अगर पेयर बनाया गया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट किया
और ये नेगेटिव चार्ज इसको ऐसे अट्रैक्ट किया, तो फिर रिजल्टेंट बीच से पास कर गया। मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा। ठीक है, इसको आप विजुलाइज़ करिए, चूँकि यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप एक रिंग लेके सोचिएगा, एक रिंग ले लीजिए और एक रिंग लेके उसके सेंटर पे एक पेन को वर्टिकली खड़ा कर दीजिएगा, और पेन को वर्टिकली सेंटर पे खड़ा कर दीजिएगा तो एक्सिस हो जाएगा। और उस पेन के टॉप पे, उस पेन के टिप पे एक पॉइंट अपने मन में सोच लीजिएगा और वहाँ पे +1 कूलम रख दीजिएगा। रिंग पे नेगेटिव चार्ज सोचिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो रिंग पर अगर नेगेटिव चार्ज सोचिएगा और दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेके सोचिएगा, तो इधर वाला जो पॉइंट होगा इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला पॉइंट इधर अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट बीच से आ जाएगा। उधर वाला पॉइंट उधर अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला पॉइंट इधर अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट बीच से आ जाएगा। तो कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेके अगर सोचेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बीच से आएगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी। ठीक है, किसी वीडियो में इसको आसान करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दी एक्सिस होगा। तो इस केस में आप एक चीज़ तो याद कर लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा दैट विल बी अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, हम लोगों को एक रिंग का फोटोग्राफ बनाना है। तो रिंग का फ़ोटो हम लोग दो तरह से बनाते हैं फिजिक्स में। एक तो रिंग ऐसे बनाते हैं, या कभी कभी आप बुक्स में देखेंगे रिंग ऐसे बना होगा, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। ये भी रिंग है और ये भी रिंग है, बट दोनों रिंग में डिफरेंस ये है कि ये रिंग जो है पेपर पे रखा हुआ है, ये रिंग पेपर पे रखा हुआ है। और ऐसा रिंग बनाने का मतलब हुआ कि ये रिंग पेपर पे नहीं रखा हुआ है, बल्कि ये रिंग पेपर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर रखने का मतलब हुआ कि पेपर पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये जो आधा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आधा पोर्शन ऐसे पेपर के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर से रखा हुआ है, ऊपर से आधा पोर्शन रखा हुआ है, आधा पोर्शन ऐसे ऊपर से रखा हुआ है। और ये जो आधा पोर्शन देख रहे हैं वो पेपर के नीचे से आधा गया है। मतलब आधा पोर्शन, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये रिंग ऐसे रखा हुआ है पेपर के परपेंडिकुलर। रिंग जो है पेपर के परपेंडिकुलर है, और पेपर कैसे है, तो पेपर इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है और ऐसे क्रॉस कर रहा है रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे पेपर है। तो ऐसे अगर पेपर को इधर से उधर क्रॉस कर दीजिएगा, दोनों तरफ अगर हम पेपर को ऐसे क्रॉस कर दें, ऐसे पेपर को क्रॉस कर दें, तो पेपर इज़ लाइक दिस, ऐसे पेपर है और रिंग ऐसे है। और आधा रिंग जो है वो पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर है और आधा रिंग पेपर के परपेंडिकुलर नीचे है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। ठीक है, तो ऐसा अगर रिंग हमको बनाना होगा, अगर हमको ऐसा रिंग बनाना होगा, तो रिंग का डायग्राम लेंस की तरह बनाएंगे, जैसे कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, लेंस की तरह बनाएंगे। और अगर रिंग हमें ऐसे बनाना होगा तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो हम रिंग को दो तरह से बनाते हैं, एक तो ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये, तो इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार के सर्किल से। और जब रिंग को ऐसे शो करना हो तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें चूँकि पॉइंट एक्सिस पर लेना है, तो अगर हम रिंग ऐसे लेते हैं तो एक्सिस हवा में चला जाएगा, पॉइंट हवा में लेना पड़ेगा, तो शो करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और अगर रिंग को ऐसे लेते हैं, अब पेपर को ऐसे लगा देते हैं, ऐसे पेपर को लगा देते हैं, तो पॉइंट जो होगा पेपर पे होगा, पेपर पे होगा। ठीक है, एक्सिस पेपर पे होगा, तो समझने में आसानी होगी। तो हम रिंग का ये वाला डायग्राम नहीं बना के रिंग का ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब एक रिंग बना लेते हैं और रिंग के ऊपर चार्ज दे देते हैं। तो सपोज़ करिए कि दिस इज़ द रिंग, ये एक रिंग है, और इस रिंग के ऊपर, वैसे मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए रिंग पर नेगेटिव चार्ज लिया था, बट कैलकुलेशन के लिए हम रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। तो इस रिंग के ऊपर सपोज़ करिए कि पॉजिटिव चार्ज है, और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वह टोटल पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए कि +Q है। रिंग के ऊपर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ +Q। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया +Q। रिंग का जो रेडियस है, तो ये सेंटर हो गया एंड दिस इज़ द रेडियस। रिंग के रेडियस को मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ द रिंग इज़ R। रिंग का रेडियस R है, रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे निकालना है। और ये जो रिंग का डायग्राम बना हुआ है, इस रिंग का डायग्राम बनने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर इस आधे पोर्शन को आप ऐसे वर्टिकली ऊपर खड़ा कर दीजिए, पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर खड़ा कर दीजिए, और ये जो पोर्शन है उसको
पेपर के नीचे से आधा ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला डायग्राम हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को बताना है इसके एक्सिस पर, तो ये सपोज़ करिए एक्सिस हो गया। और एक्सिस पर मान लीजिए कि यहाँ से x के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे +1 कूलम रख दीजिएगा और इस +1 कूलम के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब निकालना पड़ेगा कि इस +1 कूलम पे यह जो रिंग है, यह जो रिंग का चार्ज है, यह रिंग का चार्ज इस +1 कूलम पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम कूलम्स लॉ तो डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो एक चार्ज तो आपका यहाँ पे पॉइंट चार्ज +1 कूलम रख दिए, बट दिस इज़ नॉट ए पॉइंट चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलस यूज़ करेंगे। ठीक है, कैलकुलस यूज़ करेंगे तो इस रिंग को हम बहुत सारे एलिमेंट के मिलने से बना हुआ मान सकते हैं। तो इसमें से एक एलिमेंट ले लीजिए। तो एक एलिमेंट मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट पे मान लीजिए चार्ज है थोड़ा सा DQ। ठीक है, जब जब फिजिक्स में रिंग आएगा तो ऐसा ही डायग्राम बनाइएगा, और जब जब एलिमेंट लेना होगा तो यहीं पे एलिमेंट लीजिएगा, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए और इस एलिमेंट पे चार्ज को कितना मान लीजिए? DQ मान लीजिए। तो यहाँ पे चार्ज हो गया DQ। ठीक है, अब पहले क्या करना होगा? पहले निकालना होगा कि यह एलिमेंट जो है इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस एलिमेंट पे चार्ज है +DQ, ये जो +DQ चार्ज है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये इसको यहाँ से ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, और ये जो रिपेल करेगा +1 कूलम पे लगने वाले रिपल्सन को, +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। तो बताइए कि इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इक्वेशन को लिखा जाए। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, वो कितना होगा? तो ये भी एक पॉइंट चार्ज जैसा हो गया और ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो अब हम लोग यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा सकते हैं कि +1 कूलम को ये +DQ कितना से रिपेल कर रहा है? तो कितना से रिपेल कर रहा है? तो K Q1 के जगह पर DQ और Q2 के जगह पर 1/r², मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? तो दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इट इज़ r² प्लस x²। तो दिस इज़ K/DQ डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। ये हुआ ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हुआ? एक छोटे से एलिमेंट के कारण हुआ। और इसका डायरेक्शन कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस। ठीक है, बट हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। और एक्सिस कौन होता है? तो एक्सिस वो होता है जो सेंटर और पॉइंट को मिलाता है, तो ये एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस मतलब ऐसे है। तो यहाँ पे +1 कूलम रखिएगा, तो ये प्लस इसको, ये जो प्लस है इस +1 कूलम को रिपेल करेगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। और इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो कितना निकला? तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला DE, वो निकला K/DQ/r² प्लस x², और इसका डायरेक्शन इधर हुआ। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, DE इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सोचिए कि एक एलिमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। मेथड तो ये होता है कि एक एलिमेंट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट किया जाए। बट इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ करिए मैंने आपसे पूछा कि इंटीग्रेशन x² dx i कैप कितना होगा। इंटीग्रेशन x² dx i कैप कितना होगा? तो ये हो जाएगा x⁻³ i कैप। मतलब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो i कैप में है, तो इंटीग्रेट करने पर भी i कैप में ही आ रहा है। जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सपोज़ करिए x⁴ dx j कैप है, तो इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा? x⁵/5 j कैप आएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी j कैप में आएगा। ठीक है, अगर ये i कैप में है और इंटीग्रेट हो रहा है तो रिज़ल्ट भी i कैप में देगा।
ये जे कैप में है, इंटीग्रेट हो रहा है तो रिज़ल्ट भी जे कैप में देगा। तो अगर इस डी को इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट कर देंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा? तो चूँकि ये इस डायरेक्शन में था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा उसी डायरेक्शन में निकलेगा। बट हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना आके वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, डी निकल गया, और अगर डी को इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेट करने के कारण पूरे के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में निकलेगा? तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि आई कैप जब इंटीग्रेट होता है तो आई कैप ही आता है, जे कैप जब इंटीग्रेट होता है तो जे कैप ही आता है, यानी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है इंटीग्रेट होने के बाद रिज़ल्ट उसी डायरेक्शन में आता है। तो ये मेरा जो डी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब वो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना। बट वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा, बिकॉज वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है कि जो ये डी है इसका हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना है। हमको इससे क्या पता चल जाएगा कि यह एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो वो तो इस डायरेक्शन में दे रहा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में कितना है। ये जो एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इतना है, लेकिन ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका कंपोनेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना होगा? कंपोनेंट ऑफ डी along नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो ये डी और ये थीटा, तो डी का कंपोनेंट इधर हो गया डी कॉस थीटा, ये हो गया दिस इज़ डी कॉस थीटा। तो डी के जगह पे कितना? दिस इज़ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का मान भर लीजिए, कॉस थीटा का मान इस ट्रायंगल से भर सकते हैं। देखिए ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा, और इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालिए तो कॉस थीटा कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो बेस हो गया एक्स, तो बेस हो गया आपका एक्स बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस, ये आर, ये एक्स, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ के डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड होके 3/2 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो किसके कारण निकला? एलिमेंट के कारण निकला, और किस डायरेक्शन में निकला? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकला। मतलब हम जान गए कि ये जो एलिमेंट है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। ठीक है, तो अब हम जान गए कि एक एलिमेंट इस डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो सब मिल के इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ई लिखा जाए तो ई बराबर इंटीग्रेट करेंगे, और किसको इंटीग्रेट करेंगे? डी को इंटीग्रेट करेंगे कि डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखिए कि यहाँ पे ई बराबर इंटीग्रेशन डी नहीं होगा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा होगा। इसको आप याद कर लीजिए कि रिंग वाले सवाल में ई बराबर इंटीग्रेशन डी नहीं होता है बल्कि इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा होता है, ये याद कीजिए। ठीक है, तो डी कॉस थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना हुआ? तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा हुआ
बट मैंने इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा निकाला था, कितना आया था, के आया था के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो गया के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इंटीग्रेशन का रूल कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो के कांस्टेंट है, निकल जाएगा। एक्स भी वेरिएबल नहीं है, एक्स इज़ ऑल्सो ए कांस्टेंट, चूँकि एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस है। एक्स जो माना गया है वो सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस को माना गया है, तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ के भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस आर कांस्टेंट है और एक्स कांस्टेंट है, तो सारा कांस्टेंट निकल गया। तो क्या निकला, के निकला, फिर एक्स निकला, डिवाइडेड बाई ये भी निकल गया, आर भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है, 3/2। और डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो डी क्यू जोड़ के क्यू हो जाएगा, दिस इज़ क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कितना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और डायरेक्शन क्या हुआ, तो डायरेक्शन हुआ एलोंग दी एक्सिस। इस रिज़ल्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। ठीक है, अब आइए, अब हम जानना चाहते हैं कि ये जैसे सब हमको तो समझ में आ गया कि ये एक रिंग है। चलिए, रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, तो रिंग के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। रिंग का रेडियस कितना है, तो रिंग का रेडियस है कैपिटल आर, तो ये चार्ज हो गया प्लस क्यू। सेंटर यहाँ हो गया, रेडियस आर हो गया, ये उसका एक्सिस हो गया। एक्सिस के इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे +1 कूलम रखा जाएगा तो ये प्लस रिपेल करेगा और डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जान चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हम अब ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पर, चूँकि यहाँ पे अगर ई और एक्स के बीच का रिलेशन देखिए, के तो कांस्टेंट है, क्यू भी रिंग पर का चार्ज कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस कांस्टेंट है। अब अगर हम पॉइंट को कभी यहाँ पे लें, 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 मतलब एक्स को वैरी करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग होगा, सेंटर पे अलग होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो अब अगर हम सेंटर से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करें और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को देखना शुरू करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो चेंज होने वाला रिलेशन ये है। और जाहिर सी बात है कि ये रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ई और एक्स के बीच कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ई और एक्स के बीच अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता तो फॉर्म होता y बराबर mx प्लस सी। y और x में y बराबर mx प्लस सी होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ ई और एक्स में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये ई और एक्स के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कोई कर्व होगा। ई और एक्स के बीच का ग्राफ कोई कर्व होगा। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पर कहाँ मैक्सिमम है, इस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग दी एक्सिस। के कांस्टेंट, रिंग पर का चार्ज कांस्टेंट, रिंग का रेडियस कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है। तो अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फंक्शन है किसका, एक्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, किस एक्स पर मैक्सिमम होगा, कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा। तो हम जानते हैं कि अगर y x का फंक्शन है, y अगर x का फंक्शन है तो y के मैक्सिमम होने का कंडीशन होता है dy/dx बराबर 0। y के मैक्सिमम होने का कंडीशन होता है dy/dx बराबर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे x का फंक्शन है, तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम होने के लिए क्या लिखा जाएगा, डी ई बाई एक्स का फंक्शन है तो डी ई बाई डी एक्स बराबर कितना, ज़ीरो। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डी ई बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम होने का कंडीशन हुआ डी ई बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो डी ई बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ, ज़ीरो, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस में बी रिटेन एज डी बाई डी एक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर कितना, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो कांस्टेंट के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। एक्स को हमने वेरिएबल माना है, एक्स को हम चेंज कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे पॉइंट ले रहे हैं तो एक्स को हम वेरिएबल मान रहे हैं। तो के तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा डिफ्रेंसिएशन से बाहर, क्यू कांस्टेंट है, निकल जाएगा डिफ्रेंसिएशन से बाहर। एक्स वेरिएबल है तो अंदर रहेगा, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है तो अंदर रहेगा। और चूंकि ये दोनों जोड़ में है और पावर में है तो आर भी नहीं निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू डी बाई डी एक्स और अंदर बचेगा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर ज़ीरो। ठीक है, के क्यू को उधर लेके चले जाइए तो के क्यू को लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। इसको भी ऊपर लेके चले जाइए तो इसको भी ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है तो ऊपर जाके -3/2 हो जाएगा बराबर 0/KQ, 0/KQ 0। मतलब समझ रहे हैं क्या किया मैंने, मैं के क्यू को लेके उधर चला गया तो के क्यू को लेके मैं उधर गया तो 0/KQ 0 हो गया। इधर बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू, और ये ऊपर चला गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये डिफ्रेंसिएशन हो गया डी बाई डी एक्स। ये एक्स को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 को सेकंड फंक्शन, बीच में मल्टीप्लाई है तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या होता है मैथमेटिक्स में कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जैसे डी बाई डी एक्स और u इंटू वी हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं पहला लिख लेते हैं इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, अब प्लस लिखते हैं दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है डी बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो क्या रूल होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो डिफ्रेंसिएशन होता है फर्स्ट ले लेते हैं और इंटू सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस फिर सेकंड ले लेते हैं इंटू फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड फंक्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 है, और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन होगा फर्स्ट मतलब एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2। ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस बोलिए फर्स्ट हो गया एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 प्लस सेकेंड हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स, फर्स्ट कौन है एक्स और ये कितना है बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x इंटू, अब ये हो गया देखिए d बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब फिर एक टफ डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, टफ डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो अब इसको देखिए कि हम जानते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि d बाई डी एक्स एक्स का पावर n कितना होता है तो ये कितना होता है n x का पावर n-1। तो मैंने पूछा कि d बाई डी एक्स क्यूब कितना होगा तो आप बोलेंगे पावर 3 नीचे उतर गया, x का पावर 3-1 2 हो गया। d बाई डी एक्स का पावर 4 कितना होगा तो आप बोले 4 नीचे उतर गया, x का पावर 3 होगा। अब मैंने पूछा कि d बाई डी एक्स बोलिए कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 कितना होगा
तो अब तो मामला फंस गया, चूँकि यहाँ पे x था और यहाँ पे x था, फार्मूला बन गया, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, फार्मूला बन गया, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, फार्मूला बन गया, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ बेस में x नहीं है, फार्मूला नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में इस पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसको चेन रूल से किया जाता है। ऐसे डिफरेंशिएशन को करने का मेथड होता है कि इसको चेन रूल से करते हैं, यानी d/dx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 करना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 और विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बेस, देख लीजिए कौन है, तो ये बेस है और ये पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में। तो बेस कौन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए। आप फिर मल्टीप्लाई लिख दीजिए, मल्टीप्लाई, चूँकि ये मैंने अपने मन से लिखा है, मेरा सवाल था डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू, अपने मन से लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो चीज़ अपने मन से नीचे लिखते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि उसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो इस चीज़ को फिर ऊपर ले जाइए, तो डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको लिखिए, ये छोड़े थे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब यदि आप देखिएगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 बाई डी एक्स, जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा। और इसको बोलते हैं चेन रूल। माने चेन रूल में क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 अगर करना होगा तो पहले डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बेस के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। अब अगर इसको अपने मन में z मान लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लीजिए, तो ये हो गया डी बाई डी जेड, जेड का पावर 4, डी बाई डी जेड, जेड का पावर 4, तो अब तो फार्मूला बैठ गया। इसको अगर z मान लीजिए तो ये डी बाई डी जेड हो गया और ये z का पावर 4 हो गया, तो क्या होगा, पावर नीचे उतरेगा 4, डी बाई डी जेड, जेड का पावर 4, तो पावर नीचे उतरा 4, और उसके बाद से z लिखा जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक घटेगा तो 4 में से एक घटा 3 और इनटू, अब डिफरेंशिएशन इसका किया जाएगा तो डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x यानी 8x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मुझे करना हो डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 6, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 6। क्या दिक्कत है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 6 है, मतलब ये एक पावर फंक्शन है, पावर है, लेकिन इसका बेस जो है, इसका जो बेस है वो ये और बेस मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब पावर फंक्शन हो, मतलब पावर में हो, पावर फंक्शन हो और बेस मैच नहीं करे, यहाँ पे जो बेस हो वो इससे मैच नहीं करे, तो चेन रूल का प्रयोग करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और इसको कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 6, और बोलिए विथ रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे, तो बेस के, तो बेस कौन है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जो मैंने अपने मन से यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उतार लीजिए, डिवाइडेड बाई जो डी एक्स है उसको यहाँ लिख लीजिए। अब इसको z मान लीजिए, तो डी बाई डी जेड, जेड का पावर 6, पावर नीचे उतरेगा 6, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में से घटेगा 5, डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर 0, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x, 6 इंटू 2x 12x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया हो, फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो एक इसके जस्ट बाद में एक वीडियो इस डिफरेंशिएशन का बनाऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन आपका इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल इसका ले लीजिए, डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर सपोज़ करिए है -3, क्या करेंगे बोलिए, तो डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3 विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, बट ये मैच नहीं कर रहा है, तो बेस यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, फिर इस चीज़ को यहाँ पे लेके चले जाइए, डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, इसको z मान लीजिए, तो हो गया डी बाई डी जेड, जेड का पावर -3, पावर नीचे उतरेगा -3,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, पावर में से एक घटेगा, -3 -1 -4, डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर 2x, दिस इज -6x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -4। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन था? एक्स का फंक्शन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मैक्सिमम होगा जहाँ पे डी बाई डी एक्स का मान 0 होगा। तो डी बाई डी एक्स मैंने 0 लिख दिया। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई बराबर 0। ई का मान कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पर था, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर 0। डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, के बाहर निकल गया, क्यू बाहर निकल गया, बच गया डी बाई डी एक्स एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर 0। के क्यू को मैं उधर लेके चला गया तो इधर बच गया डी बाई डी एक्स बच गया और ये ऊपर चला गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 था तो -3/2 हो गया और 0 बाई के क्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ये एक्स और सेकेंड फंक्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, दोनों के प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट यानी कि एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो सेकेंड का डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 प्लस सेकेंड का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स एक्स बराबर 0। सॉल्व कीजिए। एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2। ये एक पावर फंक्शन है, इसमें पावर है, लेकिन इसका जो बेस है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो एक्स है। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से। तो कैसे करेंगे बोलिए? इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो पहले डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे किसका? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 का, किसके रेस्पेक्ट में? तो डिफ्रेंसिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बेस के। तो बेस क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके रेस्पेक्ट में कर लिए, चेन रूल इनटू, फिर इस चीज़ को ऊपर लेके चले गए तो डिफ्रेंसिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और ये किसके रेस्पेक्ट में? तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, तो एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस, अब जो ये वाला पार्ट है इसको लिखिए, तो ये वाला पार्ट है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 और इनटू, ये देखिए नीचे भी dx और ऊपर भी dx कट के 1 आ गया, ये 1 हो गया, ऊपर भी dx नीचे भी dx कट के 1 आ गया बराबर 0। अब ये बोलिए कितना हो जाएगा? दिस इज़ इक्वल टू एक्स इंटू, इसको अगर z मान लें, इसको z मान लें तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी बाई डी जेड और ये भी हो गया z का पावर -3/2, डी बाई डी जेड का पावर -3/2। रूल क्या होगा? पावर नीचे उतरेगा तो -3/2 नीचे उतरेगा, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और पावर में से एक घटेगा तो -3/2 में से एक घटेगा, -3/2 -1 तो वो हो जाएगा -5/2 इंटू डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये जो 2 है और ये जो 0 + 2x का 2 है कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? यहाँ से बच गया दिस इज़ -3x, यहाँ से बच गया -3x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2 और यहाँ बच गया प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 बराबर 0। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाले को इसी साइड छोड़ दीजिए, तो प्लस वाले को इसी साइड छोड़िए, तो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 इधर छूट गया और माइनस वाले को उधर लेके चले जाइए, तो ये हो गया 3x और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2। ये जो माइनस था वो उधर चला गया, प्लस हो गया, और ये जो प्लस था वो इधर ही रह गया। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 है और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2 है, ये दोनों एक तरह का चीज़ है, तो इसको आप इधर लेके आ जाइए, इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2 को इधर लेके आ जाइए। तो क्या हो रहा है देखिए, इक्वेशन क्या आया है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन जो आया है वो इक्वेशन ये आया है अब तक,
अब तक जो इक्वेशन आया है वो ये आया है, आर स्क्वायर प्लस, देखिए इक्वेशन ये आया है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ देख के उतार रहा हूँ, ये इक्वेशन आया है लास्ट इक्वेशन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 इज इक्वल टू, उधर कितना आया है 3x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2। अब इसको इधर लाइए तो ये कितना हो गया, दिस इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस में माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस का 5/2 इज इक्वल टू, इधर बच गया 3x, इसको ऊपर ले जाइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 इंटू, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो माइनस का 5/2 था वो प्लस का 5/2 हो गया इज इक्वल टू 3x। देखिए यहाँ जो बेस है वही बेस यहाँ है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होगा तो कितना होगा -3/2 और प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3x। ये कितना हुआ, इम्प्लाइज ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 5/2 में से 3/2 जाएगा तो बचेगा 2/2, 2/2 यानी कि 1 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। 3x नहीं होगा, मैंने कहीं पे रॉन्ग किया है, एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए पिछले कैलकुलेशन में एक रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग ये हुआ है कि यहाँ पे मैंने -3x लिखा है, तो -3x लिखा है लेकिन एक x यहाँ भी है तो यहाँ पे -3x स्क्वायर होगा, और यहाँ -3x स्क्वायर होगा तो यहाँ भी x स्क्वायर होगा, मतलब जहाँ जहाँ x चल रहा है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर चलेगा, यहाँ भी 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 एक्स स्क्वायर चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दिस इज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ से r निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से x निकला, इसका रूट चढ़ेगा तो आर स्क्वायर का रूट r बाई √2, प्लस माइनस लिख सकते हैं, x बराबर प्लस माइनस r बाई √2। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो r बाई √2 प्लस पर मैक्सिमम होगा और r बाई √2 माइनस पर मैक्सिमम होगा। मतलब कि यह जो रिंग है, इस रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, प्लस के r बाई √2 पर मैक्सिमम होगा और माइनस के r बाई √2 पर मैक्सिमम होगा। तो प्लस के r बाई √2 पर मैक्सिमम होगा, मतलब इधर ये ओरिजिन इसको मान लिए x बराबर 0, x बराबर 0 माने तो इधर प्लस में होगा और इधर माइनस में होगा। तो यहाँ से r बाई रूट टू पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और माइनस r बाई √2 मतलब यहाँ से r बाई √2 पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो रिंग के एक्सिस पर दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, एक r बाई √2 पर ऊपर और एक r बाई √2 पर नीचे। मतलब अगर ये रिंग है और ये इसका सेंटर है तो यहाँ से r बाई √2 ऊपर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, r बाई √2 ऊपर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा ऊपर जाने पर, और यहाँ से r बाई √2 नीचे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह मैक्सिमम होगा, r बाई √2 एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में, या अगर रिंग को ऐसे रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड r बाई √2 ऊपर और r बाई √2 नीचे मैक्सिमम होगा। इस रिज़ल्ट को आप याद रखिए, इस रिज़ल्ट को याद रखिए। और फिजिक्स में चीज़ों को याद करने का एक मेथड ये होता है कि आप कई जगह से अगर रिलेट करके याद कीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक साइड a है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसका जो सेंट्रोइड होता है वो हर एक वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर होता है, a बाई √3 पर होता है। अब इसको याद कीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड का लेंथ स्मॉल a है, तो सेंट्रोइड जो होता है हर एक वर्टेक्स से a बाई √3 पर होता है, ठीक है। अब अगर स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ स्मॉल a है, तो इसका जो सेंटर होता है वो हर एक वर्टेक्स से a बाई √2 पर होता है, a बाई √2, यहाँ से सेंटर a बाई √2 पर होगा, यहाँ से a बाई √2 पर होगा, यहाँ से a बाई √2 पर होगा, यहाँ से a बाई √2 पर होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो तीनों वर्टेक्स a बाई √3 पर होता है।
स्क्वायर का जो सेंटर होता है a/√2 पर होता है, यहाँ a/√3, यहाँ a/√2। रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये रिंग का रेडियस अगर r है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r/√2 पर मैक्सिमम होता है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ याद कीजिए तो एक साथ याद हो जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो वर्टेक्स a/√3 पर है, a/√3, a/√3, a/√3। अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का सेंटर a/√2, 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 a/√2 पर है। अगर रिंग है r रेडियस का तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है r/√2 पर। ठीक है, अब देखिए एक ग्राफ भी यहाँ पे बन सकता है। किस में ग्राफ बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में ग्राफ बनेगा। मैंने इक्वेशन पढ़ा कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस पे वो होता है KQ(x/r² + x² का पावर 3/2। K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? x का। और हम ये भी जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड r/√2 पर मैक्सिमम है, r/√2 पर मैक्सिमम है। तो हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है कि E और X के बीच कैसा ग्राफ होगा। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इस ग्राफ को खींच दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो में एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँगा कि E और X के बीच का ग्राफ कैसा होगा। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं जो डिफ्रेंशिएशन यूज़ हुआ है उस पर कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे आपको डिफ्रेंशिएशन इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रेंशिएशन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करके वापस यहाँ पे आइएगा। चूँकि रिंग के प्रॉब्लम में दिक्कत ये होता है कि ये फिगर 3D हो जाता है और फिगर 3D हो जाने के कारण समझने में थोड़ी परेशानी होती है। दूसरा, इसमें जो डिफ्रेंशिएशन भी है वो भी थोड़ा अलग टाइप का है, डिफ्रेंशिएशन भी अलग टाइप का है, फिगर 3D है, थोड़ा सा विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। और एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे किसी क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के ग्राफ प्लॉट कर लेंगे E और X के बीच।